हे एवरीवन, वेलकम बैक टू जुडिशरी प्लस। सो हम कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट की सीरीज रन एंड हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है आपके प्लेलिस्ट में। लिमिटेशन एक्ट की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है चैनल पेज पे, तो जाके आप वहाँ से 3 लेक्चर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा वो तीनों लेक्चर देखें एंड देन ये लेक्चर को स्टार्ट करें, बिकॉज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन नंबर 10 से। इस सीरीज में हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट को, स्पेशली सीबीआई के एग्जाम्स को लेकर, बट ये दूसरे लॉ से रिलेटेड एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इसमें बिल्कुल डिटेल में लिमिटेशन एक्ट है। तो अगर ये पढ़ लिया तो आपकी लिमिटेशन एक्ट के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लिमिटेशन एक्ट आपका कवर है। बाकी के और भी एक्ट जो सीबीआई के एग्जाम्स में आ रहे हैं वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएटेड है मेरे चैनल पेज पे, तो वहाँ जाके देखिए, बिल्कुल मिस ना करें। मल्टीपल टाइम देखिए, 1.5x 2x जो भी आप कंफर्टेबल हैं उसमें जाके देखिए ताकि आपका टाइम भी सेव हो एंड बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करिए एंड फोड़ डालिए एग्जाम को, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ, जो कि स्टार्ट होगा सेक्शन नंबर 10 से। सेक्शन नंबर 10 हमें क्या बता रहा है? सूट अगेंस्ट ट्रस्टी एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब ट्रस्टी और उसके रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट सूट फाइल करने के बारे में बता रहे हैं सेक्शन नंबर 10। क्या बोलता है? नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, नो सूट अगेंस्ट अ पर्सन इन हुम प्रॉपर्टी हैज बिकम वेस्टेड इन ट्रस्ट और for any specific purpose or against his legal representative or assigns for the purpose of following in his or their hands such property or the proceed thereof or for account of such property or proceed shall be barred by any length of time। यानी कि इस एक्ट के फॉरगोइंग प्रोविजन में कुछ भी दे रखा हो, इस एक्ट के फॉरगोइंग प्रोविजन मतलब 10 से ऊपर यानी कि 9 तक में कुछ भी दे रखा हो, यहाँ पे एक्सेप्शन है, इसलिए लिखा है नॉट विस्टैंडिंग मतलब ऊपर के कुछ भी यहाँ पे वैलिड नहीं होगी, इसलिए एक्सेप्शन है। कोई भी सूट जो है, नो सूट अगेंस्ट अ पर्सन इन हूम प्रॉपर्टी हैज बीन वेस्टेड। देखिए यहाँ से लेकर हम लोग ये पहले पढ़ेंगे ताकि हमें क्लियर हो। अगर यहाँ पे देखा जाए तो जैसे मैंने आपको ये बताया, ये पढ़िए इसके साथ, यानी कि यहाँ पे लिखा है कोई भी सूट जो है वो बार्ड नहीं है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट जिसके ऊपर प्रॉपर्टी वेस्टेड है ट्रस्ट में, यानी कि जिसके पास प्रॉपर्टी है लेकिन किस रूप में है? ट्रस्ट के रूप में, और वो ट्रस्ट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना है, या कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके अगेंस्ट है, या कोई असाइनी है किसी पर्पस के लिए, ठीक है। तो वो बार्ड नहीं होगा कोई भी लेंथ ऑफ टाइम के लिए, यानी कि आप कभी भी इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में जो है आप केस फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए एक्सेप्शन है। यहाँ पे नॉट विस्टैंडिंग देने का मतलब क्या है? ये 9 तक हमने जो भी प्रोविजन पढ़ा वो इस पे एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? अब कोई भी सूट है किसी पर्सन के अगेंस्ट जो कि होल्ड कर रहा है वो पर्सन एज अ ट्रस्टी, ठीक है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, या उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या साइनी है किसी पर्पस के लिए, ठीक है। तो आप जो है उस चीज़ में आप केस कभी भी फाइल कर सकते हो, कोई लेंथ ऑफ टाइम बार्ड नहीं है, यहाँ पे यही मतलब है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ में एक्सप्लेनेशन है, यह बोल रहा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एनी प्रॉपर्टी कंप्राइज न हिंदू मुस्लिम और बुद्धिस्ट रिलीजन और चैरिटेबल इंडोमेंट शैल बी डीम टू बी अ प्रॉपर्टी वेस्टेड इन ट्रस्ट फॉर द पर्पस एंड द मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी डीम टू बी अ ट्रस्टी देयर ऑफ, ठीक है। क्या बोल रहा है? ये सेक्शन के लिए ही यहाँ पे एक स्पेसिफिक केस दिया गया है कि इस सेक्शन के लिए कोई भी प्रॉपर्टी जो है हिंदू मुस्लिम या बुद्धिस्ट रिलीजन या चैरिटेबल इंडोमेंट में है तो उसको माना जाएगा कि वो ट्रस्ट है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसका जो मैनेजर है उसको उसका ट्रस्टी मान लिया जाएगा। ये इस सेक्शन के रेफरेंस में है, ठीक है, ये वाला स्पेशल के सेक्शन नंबर 10। अब फिर से याद रखिएगा सेक्शन नंबर 10 जो है फॉरगोइंग यानी कि 1 to 9 के एक्सेप्शन में है, और ये बोल रहा है कि बार्ड कभी भी नहीं होगा अगर कोई सूट जो है किसी पर्सन के अगेंस्ट लाया जा रहा है जो ट्रस्ट एज अ ट्रस्टी होल्ड कर रहा है किसी प्रॉपर्टी को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसका असाइनी, ठीक है। सिंपल सी चीज़ थी। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जो है सेक्शन नंबर 11। ये क्या बोल रहा है? सूट ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू आउटसाइड द टेरिटरी टू विच द एक्ट एक्सटेंड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? सूट किस चीज़ में? किसी कॉन्ट्रैक्ट, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, कहाँ पे एंटर किया? आउटसाइड द टेरिटरी। ये एक्ट जहाँ तक एक्सटेंड करता है उसके आउटसाइड द टेरिटरी, ठीक है। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर पे ये पहले अप्लाई नहीं होता था तो वहाँ पे आप मान सकते हो। अब जहाँ पे ये एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है वहाँ के टेरिटरी में कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है तो फिर क्या होगा,
ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, सूट इंस्टीट्यूटेड इन द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट into the Jammu and Kashmir and Kashmir or foreign country shall be subject to the rule of limitation contained in act। ठीक है, क्या बोल रहा है, सूट जो भी इंस्टीट्यूट हो रहा है आउटसाइड ऑफ द टेरिटरी ऑफ दिस एक्ट। अब मुझे लगता है ये अमेंड नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ जम्मू एंड कश्मीर पे अब तो अप्लाई होता है ये एक्ट। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को आप छोड़ दीजिए, फॉरेन कंट्री सिर्फ देखिए कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कब कहाँ हुआ है, फॉरेन कंट्री में हुआ है, तो वो क्या होगा, शैल बी सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ लिमिटेशन। वो भी यानी कि ये एक्ट जो है उस पर भी अप्लाई होगा, इसमें जो भी लिमिटेशन है वो उस पर भी अप्लाई होंगे चाहे वो फॉरेन कंट्री में हुआ हो। ठीक है, ये था सब, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लॉज था। अब आते हैं सब सेक्शन 2 पे। ये बोल रहा है नो रूल ऑफ लिमिटेशन इन फोर्स इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन अ फॉरेन कंट्री शैल बी अ डिफेंस टू अ सूट इंस्टीट्यूटेड इन द स्टेट टेरिटरी ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट इन दैट स्टेट और इन अ फॉरेन स्टेट अनलेस। ठीक है, पहले क्या बोल रहा है, कोई रूल ऑफ लिमिटेशन जो है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में आप छोड़ दीजिए, कोई रूल ऑफ लिमिटेशन जो फॉरेन कंट्री में एप्लीकेबल है, ठीक है, वो कोई भी जो है डिफेंस आप नहीं ले सकते हो, ऐसा डिफेंस नहीं ले सकते हो कभी कि सेल टू अ सूट इंस्टीट्यूटेड इन द सेट टेरिटरी। मतलब आप वो लिमिटेशन लगा के यहाँ पे डिफेंस, इस एक्ट के अंदर डिफेंस नहीं ले सकते हो कि भाई साहब हम ये वाला अप्लाई कर रहे हो और हम ये मान रहे हैं अनलेस। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, क्या है, दो देख लेते हैं। द रूल हैज़ एक्सटिंग्विश्ड द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उस रूल ने कॉन्ट्रैक्ट को ही एक्सटिंग्विश कर दिया, ख़त्म कर दिया है। दूसरा, द पार्टी वेयर डोमिसाइल इन दैट स्टेट और इन अ फॉरेन कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड प्रिस्क्राइब बाय द रूल। उस टाइम में जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो जो पार्टी है वो क्या है, वो वहाँ की डोमिसाइल है, तो फिर वो लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो जाएगा। दो केस में होगा, जब रूल जो है एक्सटिंग्विश ही कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, दूसरा पार्टी जो है डोमिसाइल है उस स्टेट में। इन दोनों केस में जो है क्या हो जाएगा, इन दोनों केस में अप्लाई होगा, मतलब जो है उस जगह का लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा। अदरवाइज जो जनरल रूल है आप वो देख सकते हैं कि कोई रूल ऑफ लिमिटेशन जो भी फॉरेन कंट्री में एप्लीकेबल है वो जो है डिफेंस नहीं होगा कि आप भाई ये डिफेंस लेके हम सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए रोक रहे हैं, ये कोई डिफेंस नहीं है कि भाई हम इस फॉरेन कंट्री में ये लिमिटेशन का रूल है, इसके लिए आप सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हो। टाइम आपका, मान लीजिए लिमिटेशन एक्ट में टाइम 3 ईयर्स है और उस एक्ट 2 ईयर्स था, तो आप उसको क्या है, डिफेंस नहीं मान सकते हो, एज अ डिफेंस नहीं ले सकते हो। ठीक है, यही बता रहा था। 2 एक्सेप्शन भी दिए गए थे, एक्सटिंग्विश कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब मान सकते हैं, डोमिसाइल स्टेट का है तो मान सकते हैं, ये दोनों केस में मान सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब पार्ट 3 है जो कि कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात कर रहा है। अब हमने ऊपर देखा कि भाई लिमिटेशन इतना है तो इसके बाद आप केस फाइल नहीं कर सकते हो, लेकिन कंप्यूट कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे कि कितना हमारा पीरियड ऑफ लिमिटेशन है। तो ये सेक्शन 12 से बात हो रही है इसकी। जो सबसे पहला है सेक्शन, ये बताता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग, यानी कि लीगल प्रोसीडिंग जब चल रही है वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा लिमिटेशन को कंप्यूट करते टाइम। अब हम देखते हैं फिर से सेक्शन 1 में क्या बोल रहा है। ये हमें बोल रहा है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, अपील, application, the day from which such period is to be reckoned shall be excluded। यानी कि जब आप कंप्यूट करते हो ना पीरियड ऑफ लिमिटेशन किसी सूट फाइल करने के लिए, अपील फाइल करने के लिए, एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, तो जिस दिन, ठीक है, वो द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज रेकॉर्ड शैल बी एक्सक्लूडेड, जिस दिन से वो पीरियड स्टार्ट हो रहा है उसको एक्सक्लूड कर देंगे, यानी कि फर्स्ट डे जो भी होगा आपको उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, यही सिंपल था। सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील एप्लीकेशन, फॉर लीव टू अपील और फॉर रिवीजन रिव्यू ऑफ अ जजमेंट, द डे ऑन विच द जजमेंट कंप्लेंट ऑफ was pronounced and the time requisite for obtaining the copy of the decree, sentence, order appealed from or sought to be revised, reviewed shall be excluded। अब आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है कंप्यूट कर रहे हो किसी अपील का, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं ज़्यादा क्लियर होगा, किसी एप्लीकेशन का, ठीक है, एप्लीकेशन किस चीज़ का, फॉर लीव टू अपील, और किसी रिवीजन का, किसी रिव्यू का,
किस चीज़ का रिव्यू रिवीजन? जजमेंट का। तो द डे, कौन सा डेट? जिस दिन जजमेंट जो है, जजमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट वाज प्रोनाउंस, जिस दिन जज ने जजमेंट प्रोनाउंस किया, और जो टाइम लगा उस जजमेंट की डिक्री को लेने में, सेंटेंस को लेने में या ऑर्डर अपील को लेने में, ठीक है, फ्रॉम और सॉट टू बी रिवाइज रिव्यूड शैल बी एक्सक्लूडेड। यानी कि जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस हुआ, जितना टाइम लगा डिक्री लेने में, सेंटेंस लेने में, ऑर्डर अपील लेने में, वो सारी चीज़ को क्या कर दिया जाएगा? एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जब भी टाइम जो है कैलकुलेट किया जाएगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, क्या क्या सारा एक्सक्लूड किया जाएगा? अपील एप्लीकेशन में जो लगा टाइम, रिवीजन, रिव्यू, जजमेंट का जो भी टाइम लगा देने में, या जो भी दिन लगा था जिस दिन प्रोनाउंस हुआ, और उसके कॉपी को लेने में, डिक्री सेंटेंस के कॉपी को लेने में, वो सारी चीज़ें जो है एक्सक्लूड कर दी जाएगी जब आप कंप्यूट करोगे लिमिटेशन का पीरियड ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है दैट वेयर अ डिक्री और ऑर्डर इज अपील फ्रॉम और सॉट टू बी रिवाइज और रिव्यूड, or where an application is made for leave to appeal from a decree or order, the time requisite for obtaining a copy of judgment shall be excluded। जब कोई डिक्री या ऑर्डर को क्या किया जाता है? अपील, ठीक है, या उसका क्या किया जाता है? रिवाइज या रिव्यू किया जाता है। ठीक है, और जहाँ अप्लीकेशन मेड किया जाता है किस चीज़ के लिए? फॉर लीव टू अपील, लीव टू अपील के लिए एप्लीकेशन दिया जाता है किसी डिक्री या ऑर्डर से, तो जो भी टाइम लगा है ना कॉपी ऑब्टेन करने के लिए जजमेंट का, वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है ये सब सेक्शन? कोई डिक्री या ऑर्डर है जो कि अपील में गया है, ठीक है, या कोई रिवीजन है, या कोई रिव्यू है, या कोई एप्लीकेशन दी गई है लीव टू अपील के लिए किसी डिक्री या ऑर्डर के से, तो जो भी टाइम लगता है उस जजमेंट की कॉपी लेने के लिए, वो भी जो है एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, द वर्ड ऑन विच डिक्री और ऑर्डर इज फाउंडेड ओमिटेड। अब ये पहले वर्ड क्या यहाँ पे था? ऑन विच डिक्री एंड ऑर्डर वॉज फाउंडेड, तो ये भी पहले एक्सक्लूड होता था। यहाँ पे देखिए, जिस दिन डिक्री या ऑर्डर फाउंड हुआ है, ये यहाँ पे पहले था, वो भी एक्सक्लूड होता था, लेकिन अब इसको जो है ओमिट कर दिया गया 1999 के अमेंडमेंट से। ठीक है, तो अब ये चीज़ नहीं है। अब जो रिवाइज लैंग्वेज है, ये जो कॉपी लेने में जितना टाइम लगेगा, वो जजमेंट की कॉपी लेने में, वो एक्सक्लूडेड है। क्लियर? सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है? इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड, द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द अवार्ड शैल बी एक्सक्लूडेड। किस चीज़ को कंप्यूट कर रहे हैं? पीरियड ऑफ लिमिटेशन को। किस चीज़ का? किसी एप्लीकेशन, फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड। किस चीज़ का? अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए कोई एप्लीकेशन है। ठीक है, तो जो भी टाइम लगता है किसी उसको कॉपी को लेने के लिए, उस अवार्ड की कॉपी को लेने के लिए, तो वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा। किस चीज़ का एप्लीकेशन दे रहे हैं? अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए, तो जो भी टाइम लग रहा है अवार्ड की कॉपी लेने के लिए, वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा। दिस इज किसके रेफरेंस में है? आर्बिट्रेशन के रेफरेंस में, उसमें ही अवार्ड आता है, इसीलिए उसके रेफरेंस में सबसेक्शन 4। एक्सप्लेनेशन भी है इसके साथ एक, जो क्या बोल रहा है? इन कंप्यूटिंग अंडर दिस सेक्शन द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर, एनी टाइम टेकन बाय अ कोर्ट टू प्रिपेयर द डिक्री और ऑर्डर बिफोर एन एप्लीकेशन फॉर अ कॉपी देयर ऑफ इज मेड शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है यहाँ पे। अभी तक हमने देखा कि ये एक्सक्लूड हो जाएगा, कॉपी लेने में जो टाइम लगा, जजमेंट जिस दिन प्रोनाउंस हुआ, अवार्ड लेने में टाइम लगा, जो सेट असाइड किए है अवार्ड के एप्लीकेशन को देने में, जो कॉपी अवार्ड का लेने में टाइम लगा, ये सारी चीज़ें क्या हुई? एक्सक्लूड हो गई। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है? जब कंप्यूट करेंगे ना इस सेक्शन में कि कितना टाइम लग रहा है किसी कॉपी, डिक्री की कॉपी को ऑब्टेन करने में या ऑर्डर को ऑब्टेन करने में, ठीक है, तो जब कंप्यूट करेंगे तो कोई भी टाइम जो लगा है कोर्ट के द्वारा उस डिक्री को प्रिपेयर करने में या ऑर्डर को प्रिपेयर करने में, जिस दिन एप्लीकेशन आपने दिया कि मुझे चाहिए उस डिक्री की कॉपी या ऑर्डर की कॉपी, उससे पहले जो भी टाइम लगा वो एक्सक्लूड नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कोर्ट की गलती नहीं थी। आपने लेट से एप्लीकेशन किया तो उससे पहले जो टाइम लगा है वहाँ तो कोर्ट की गलती नहीं है, उसको क्यों एक्सक्लूड किया जाएगा? इसलिए
वो इंक्लूडेड होगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन में। जिस दिन आपने एप्लीकेशन दिया उस दिन से आपका एक्सक्लूड होगा डिक्री की कॉपी मिलने तक, लेकिन उससे पहले वाला टाइम जो है जब भी जज बना रहा है उस टाइम वाला एक्सक्लूड नहीं होगा। होप ये क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ है तो ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सेक्शन नंबर 13 क्या बोल रहा है? एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केस वेयर लीव टू सू और अपील एज अ पॉपर इज अप्लाइड फॉर। अब यहाँ कौन से टाइम के एक्सक्लूजन के बारे में बात हो रही है? जहाँ आपने लीव टू सू लिया है या जहाँ पे आपने अपील किया एज अ पॉपर और आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया उस चीज़ के लिए, वो टाइम को एक्सक्लूड करने के बारे में बात हो रही है। तो इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन द लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट अपील इन एनी केस वेयर एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू और अपील एज अ पॉपर हैज़ बीन मेड and rejected, the time during which appellant has been prosecuted in good faith, his application for such leave shall be excluded, and the court may, on the payment of the court fees prescribed for such suit or appeal, treat the suit or appeal as having the same force and effect as the court fee has been paid in the first instance. अब जो है यहाँ पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट हो रहा है किसी सूट के लिए, किसी अपील के लिए और किसी सूट के लिए, अपील के लिए, किसी भी केस में जहाँ पे एप्लीकेशन दिया गया है लीव टू सू एज अ लीव टू सू और अपील, या तो सू कर रहे हैं या तो अपील कर रहे हैं एज अ पॉपर। ठीक है, एप्लीकेशन दिया गया है कि मैं पॉपर की तरह का सूट फाइल करना चाहता हूँ या अपील फाइल करना चाहता हूँ, और उस पर्सन का जो है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। तो जो भी टाइम लगा है, जो भी टाइम लगा है जब तक वो अप्लीकेंट जो है प्रोसिक्यूट किया जा रहा था गुड फेथ में, और उसका एप्लीकेशन जो है उस लीव के लिए वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने गुड फेथ में एज अ पॉपर अप्लाई किया है कि मुझे एज अ पॉपर सूट फाइल करना है या अपील फाइल करना है, तो जो भी टाइम लगा था उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट हो, और वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, तो जो भी टाइम लगा इन गुड फेथ अगर उस पर्सन ने अप्लाई किया तो वो सारा टाइम जो है एक्सक्लूड हो जाएगा जब आपकी जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट करने में। लेकिन केस क्या है, यहाँ पे आप उसके टाइम के बाद आपने कोर्ट फीस पे कर दी है, जब आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ उसके बाद आपने कोर्ट फीस पे कर दी है, तो माना जाएगा कि आपने कोर्ट फीस जो है आपने फर्स्ट इंस्टेंस में पे की थी। ठीक है, फर्स्ट इंस्टेंस में ही कोर्ट फीस जो है आपने पे कर दी थी, ये जो है प्रिज्यूम कर लिया जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 13 बता रहा है। ठीक है, सेक्शन नंबर 14 जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करना चाहती हूँ। लेकिन सेक्शन नंबर 13 तक अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख के बोलिए। आपने मतलब कोई भी जो है कैंडिडेट अब तक कमेंट सेक्शन में कुछ भी नहीं, कोई भी डाउट नहीं पूछ रहे हैं, तो क्या आपको कोई भी डाउट नहीं है? और अगर कोई भी डाउट नहीं है तो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको डाउट नहीं है, क्लियर हो रहा है। अगर आपको लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो वो भी लिखिए। फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट, क्योंकि ये सारे लेक्चर आपके बेनिफिट के लिए हैं। अगर आप बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं तो बिल्कुल वेस्ट है। तो आप ही फीडबैक दे सकते हैं, इसलिए बिल्कुल फीडबैक दीजिए। जो भी आपको लगता है इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो मैं इम्प्रूवमेंट करूँगी, एंड जो भी डाउट है वो भी बताइए आप, बिल्कुल मैं क्लियर करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में लिमिटेशन एक्ट को आखिरी तक ले जाते हुए। एंड बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा ये लिमिटेशन एक्ट की सीरीज़, एंड एक सरप्राइज आपको अंत में मिलेगा एट द एंड ऑफ द सीरीज। तो स्टे ट्यून्ड एंड तैयारी में लगे रहे। गुड बाय।